हेलो, वेलकम टू आवर चैनल एडू तक। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। तो हमारे चैनल पे जो सीरीज चल रही है एस के झा सामान्य विज्ञान की, तो एस के झा से आप लोग सभी अवेयर हैं। ये अपने पहचान के मोहताज नहीं हैं। आप इंडिया लेवल पे जो है ये साइंस के बेस्ट फैकल्टी माने जाते हैं जनरल कंपटीशन के लिए। तो इन्हीं की जो बुक है सामान्य विज्ञान की, इसी का सीरीज में लेके आई हूँ। मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं जो है ये 3rd एडिशन पढ़ा रही हूँ। हालांकि 4th एडिशन जो है वो आ चुकी है मार्केट में। बाकी अगर कंपेयर देखें 3rd और 4th एडिशन में, तो एकदम 1% से भी अगर कह सकते हैं तो कम ही है। सर ने भी सजेस्ट किया है कि जिसने 3rd एडिशन लिया है वो 4th एडिशन ना ले। उनका आप देख सकते हैं जो उनका नोटिफिकेशंस है उसमें। हालांकि 4th एडिशन में जो थोड़ा बहुत रिएक्शंस के जो हैं इंक्लूड किए गए हैं वो मैं आपको बता दूंगी इसी में। मैं भी इंक्लूड करते चलूँगी। मेरे पास दोनों बुक हैं, तो इसके बाद जो है अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं 4th एडिशन भी करवा दूंगी। बाकी कोई फ़ायदा नहीं है, दोनों में सेम कंटेंट है, सब कुछ सेम ही है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। और अगर सेशन पसंद आता है फ्रेंड्स तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जो है आपको सारे इम्पॉर्टेंट जितने भी वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशंस जो है आपको वो समय पर मिलें और अब आप जो है इस सारे वीडियोज़ का लाभ उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं। पहले जो है हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा है उसका 2-4 मिनट में उसका जो है वो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। फिर जो है थोड़ा सा लाइनअप बन जाता है, उसके बाद पढ़ाने में थोड़ा सही रहता है। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था उस दिन, एक सेकेंड, हम लोगों ने जो है लास्ट क्लास में उस दिन आई थिंक पदार्थ के तीनों अवस्थाओं के बारे में पढ़ लिया था। यहीं से हम लोगों ने शुरू किया था। तो रसायन शास्त्र के बारे में जो है हम लोगों ने पढ़ा था कि रसायन विज्ञान की जो उत्पत्ति है वो हम लोगों ने पढ़ा था कि मिस्र में होती है। और मिस्र में जो है कैमी नाम की जो मिट्टी है उसी से बेसिकली जो है इसका नामकरण किया गया है। और कैमी का जो शाब्दिक अर्थ है हमने बताया था आपको कि उसका शाब्दिक अर्थ काला होता है। बाकी कैमी जो एक ऐसी मिट्टी थी जो जिससे जो है आप किसी भी मतलब अगर आपका पैर टूट रहा है तो उसमें आपको ये काम दे रहा है। बीमार हो आपको फीवर है तो वो मिट्टी खिला देने पे वो छूट जाती थी। मतलब ये जो वेरियस टाइप के यूजेस थे उसमें वो वर्क कर रही थी। तो बेसिकली जो 18वीं शताब्दी में केमिस्ट्री का जन्म होता है। कहाँ पे होता है? मिस्र में होता है। और इसके जो जन्मदाता फादर ऑफ जो केमिस्ट्री हैं वो लेबोजियर हैं। तो एंटोनियो लेबोजियर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। एक और बात हम लोगों ने जाना था कि लेबोजियर जो हैं वो आपके ये द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत भी जो है उन्होंने ही दिया था। तो 2 बातें जो है लेबोजियर को लेके है, तो आप लोग ध्यान में रखिए। और ये जो है फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी के बारे में भी मैंने आपको बताया था उस दिन कि अरस्तु साहब हैं। बाकी फादर ऑफ फिजिक्स करके कोई है नहीं, बट कहीं कहीं आपको न्यूटन का नाम लिखा मिलता है। तो आप लोग ऑप्शन पे अकॉर्डिंग आप लोग काम कीजिएगा। तो अगर ऑप्शन में न्यूटन है और इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में ना हो तो न्यूटन जरूर लगाएं। बाकी अगर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है तो इनमें से कोई नहीं को प्रीफर जरूर करें, क्योंकि फादर ऑफ फिजिक्स करके कोई वैसे है नहीं। बाकी अब जो है हम लोग और आगे का देखें तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। इसके बारे में जो है हम लोगों ने पढ़ा था कि केमिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया गया था। बेसिकली जो है आज हम लोग जो है फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में अभी पढ़ रहे हैं। तो इसी में हम लोगों ने पढ़ा था पदार्थ के बारे में, रसायन विज्ञान, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन के बारे में इन डिटेल्स बताया गया है। आप लोग जरूर उस वीडियो को देखें। उस वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें, तभी आपको समझ में आएगी। नहीं तो साइंस है, ये साइंस मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें जो है आपको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना होता है, तभी आपको जो है अच्छे से सारे डाउट्स जो हैं जो क्लियर हो पाते हैं। तो आइए देखें कि हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था पदार्थ के बारे में। बेसिकली पदार्थ को सब्सटेंस, मैटर या द्रव्य सब इसी को बोलते हैं। तो इसी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो स्थान छेके जिसमें कुछ भार हो, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि पदार्थ कहते हैं। बेसिकली इसका जो है हम लोगों ने क्लासिफिकेशंस के बारे में उस दिन पढ़ा था कि पदार्थ को जो है भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर 2 भागों में वर्गीकृत किया गया था। उसमें भी हम लोगों ने ठोस, द्रव और गैस के बारे में उस दिन जो है हम लोगों ने तीनों अवस्थाओं के बारे में पढ़ लिया था। आज जो हम लोग हैं बेसिकली रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थ और मिश्रण के बारे में पढ़ने वाले हैं। शुद्ध पदार्थ में भी अगर वर्गीकरण देखें तो तत्व और यौगिक का जो है वो वर्गीकरण है। तो और मिश्रण में है समांगी और विषमांगी का मिश्रण। तो इसी के बारे में जो है आज हम लोग देखेंगे कि क्या कहाँ है। शुद्ध पदार्थ और बेसिकली मिश्रण को ही जो है अशुद्ध पदार्थ बोलते हैं। अशुद्ध पदार्थ और शुद्ध पदार्थ रासायनिक वर्गीकरण में जो है रासायनिक वर्गीकरण में 2 भागों में
बांटा गया है शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ। तो बेसिकली मिश्रण को जो ही है अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। अशुद्ध पदार्थ जिसका जो है फॉर्मूला ना हो, जिसका जो है कोई फॉर्मूला ना हो, उसी को जो है हम लोग जो है ये अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। और उसमें जो है मिश्रण आते हैं और शुद्ध पदार्थ में जो है तत्व और यौगिक दोनों आते हैं। तो आज जो हम लोग है यही देखने वाले हैं। और तत्व के अंतर्गत जो है हम लोग आज धातु, अधातु, उपधातु, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स आदि के बारे में जो है पढ़ेंगे। तो उसके बाद हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था ठोस द्रव के तीनों अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था कि ठोस में जो है क्या गुण है, तीनों गुण के बारे में पढ़ा था कि इनके सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन जो था ये था। तो ये इसको आप एक बार रिकैप कर लें हम लोग कि हम लोगों ने एक नया वर्ड्स पढ़ा था उस दिन वहनीयता के बारे में, फ्लोइंग जिसको कहते हैं। तो फ्लोइंग जो सबसे ज़्यादा हमने बताया था आपको कि गैस की होती है, बाकी उसके बाद जो है द्रव की होती है और ठोस की जो है सबसे कम होती है। वहीं अगर गतिज ऊर्जा देखें, गतिज ऊर्जा गति बेसिकली समझे तो वो जो है गैस की सबसे ज़्यादा होगी, द्रव में थोड़ा उससे कम होगी और ठोस में जो है सबसे कम देखने को मिलती है, क्योंकि इसके जो अणु हैं वो क्या रहते हैं तो एकदम क्लोजली पैक्ड रहते हैं। मैंने आपको बताया था कि वो जो है एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड रहते हैं, एकदम सटे सटे रहते हैं। उनके बीच जो है आपका इंटरमोलिकुलर स्पेस जिसको कहते हैं, अंतराण्विक स्थान वो कम होते हैं, जिसके वजह से जो इसमें फ्लोइंग कम होती है, गतिज ऊर्जा भी कम होती है। घनत्व के बारे में अगर देखें तो घनत्व जो घना घना करके मैंने आपको बताया था कि घनत्व जो है वो जो घना घना ज़्यादा है उसमें जो है ज़्यादा रहेगा। बेसिकली एक ट्रिक के तौर पे समझ सकते हैं। तो ठोस जो है वो ज़्यादा सटा सटा रहता है, घना घना रहता है, तो ठोस का घनत्व सबसे ज़्यादा है। उसके बाद द्रव आते हैं, उसके बाद जो है वो गैस का घनत्व जो है सबसे कम है। अंतराण्विक आकर्षण बल के बारे में देखें तो इसमें भी जो है ठोस आपका सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इसी बल के वजह से जो हमने आपको बताया था कि इसी बल के वजह से जो है इसके जो कण हैं वो आपस में सटे हुए एक दूसरे को जकड़े हुए रहते हैं। उसके बाद द्रव आती है और सबसे लास्ट में जो है गैस आते हैं। अंतराण्विक स्थान जो है सबसे ज़्यादा गैस की होती है, उसके बाद द्रव की होती है और उसके बाद ठोस की होती है। हमने आपको फिगर के थ्रू भी समझाया था कि ये फिगर जो है यही आपका अंतराण्विक स्थान है। ये जो आपको स्पेसिस दिख रहे हैं, यही जो है वो गैसेस में सबसे ज़्यादा होते हैं। ये गैसेस स्टेट है, द्रव में थोड़े कम आपको देखने को मिलेगा और ठोस में जो है सबसे कम आपको देखने को मिलते हैं। तो यही आपका अंतराण्विक स्थान है। उसके बाद अगर प्रत्यास्था देखें तो प्रत्यास्था भी मैंने आपको बताया था कि ठोस में सबसे ज़्यादा होंगे और द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम होते हैं। तो इसके बारे में और डिटेल्स में प्रत्यास्था एक्चुअली होती क्या है इसके बारे में हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। तो घबराना नहीं है, जो चीज़ यहाँ पे रह जा रहा है उसका आप ये समझ लो कि इन डिटेल्स जो है उसको आगे करवाया जाएगा। सहसंजक बल के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने कि समान अणुओं पर जो बल लगते हैं उसी को सहसंजक बल कहते हैं। यह भी जो है ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, फिर द्रव में और फिर गैस में। विसरण के बारे में मैंने आपको बताया था कि विसरण जो है वो घुलने मिलने का गुण जो होता है वो किसमें सबसे ज़्यादा होता है, तो गैस में जो है सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद द्रव में और ठोस में जो है थोड़ा घुलने मिलने का गुण सबसे कम होता है। इसके बाद हमने प्लाज्मा अवस्था के बारे में पढ़ा था। तो प्लाज्मा अवस्था जो है पदार्थ की चौथी अवस्था है। यह जो है आयनीकृत अवस्था में रहती है। आयनीकृत मीन्स जो है वो टूटा हुआ अवस्था में रहता है, और जो टूटा हुआ अवस्था में रहता है तो वो किसी से जुड़ने की हमेशा जो है चेष्टा करता है। तो यही इसका जो है मेन था। इसका जो अगर देखें, अगर इसकी जो पहचान है सबसे पहले तो विलियम क्रूब्स के द्वारा 1879 में की गई थी, और इरविंग लैगम्यूलर के द्वारा जो है इसका नामकरण किया गया था। इसका आकार और आयतन दोनों जो है अनिश्चित होता है, जैसे सेम क्योंकि ये आयनीकृत अवस्था में गैसियस स्टेट में ही ये रहती है, तो इसी वजह से इसका आकार और आयतन दोनों जो है वो अनिश्चित रहता है। आयनित अवस्था में रहने के कारण जो है ये विद्युत का सुचालक भी होता है, क्योंकि ये टूटा हुआ अवस्था में रहता है तो हर किसी से जुड़ने की चेष्टा करता है। तो नेगेटिव है तो प्लस में जाएगा, प्लस है तो माइनस में जाएगा। ये कंपोजिशन हम लोग जानते हैं। तो ये जो आयनीकृत अवस्था में रहती है तो ये जो हमेशा है किसी से जुड़ने की चेष्टा करती है, तो सेम वही बात है। तो ये जो है विद्युत का सुचालक होता है। आयनीकृत मीन्स जो ये टूटा हुआ अवस्था में रहता है। अगर इसके तापमान के बारे में जाने तो 20,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है इसका तापमान होता है। अति उच्च तापमान जिसको कहें वो होती है इसकी। और सूर्य और तारों की जो ऊष्मा है वो प्लाज्मा अवस्था के कारण है। ये तो आपका वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि सूर्य और तारों की जो ऊष्मा है वो प्लाज्मा अवस्था के कारण ही होती है। तो इतने हम लोगों ने इसके बारे में इन डिटेल्स में जाना था प्लाज्मा अवस्था के बारे में। फिर एक लास्ट था आपका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो बोस आइंस्टीन जो है सत्येंद्रनाथ बोस जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे उन्हीं के नाम पर जो है पांचवी अवस्था का जो है नामकरण किया गया था। बाद में जो है इसमें आइंस्टीन ने अपना नाम एड ऑन किया था। तो बाकी जो है बोस साहब जो थे हमारे इंडिया के ही थे। आइंस्टीन साहब के बारे में आप लोग जानते ही हैं। तो ये पदार्थ की जो है पांचवी अवस्था है, इस पर जो है अभी रिसर्च जारी ही है, जिसकी वजह से जो है इसका इन डिटेल्स अभी कुछ नहीं आया है। अभी हम लोग बस इसके बारे में
में जो है काम की जितनी बात है वो इतनी ही है कि यह जो है पदार्थ की अभी 5वीं अवस्था है। तो यहाँ तक बेसिकली हम लोगों ने जो है पढ़ लिया था। अब आगे आज से जो है यहाँ से हम लोग पढ़ने वाले हैं आज से आज के क्लास में जो पदार्थ में होने वाले परिवर्तन के बारे में, कि क्या क्या पदार्थ में होने वाले परिवर्तन होते हैं, किस आधार पर जो है हम लोग देखते हैं कि कौन से परिवर्तन हो रहे हैं। तो बेसिकली जो है आज से हम लोग देखेंगे कि पदार्थों में 2 प्रकार के, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो पदार्थ में 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक आपका भौतिक परिवर्तन होता है और एक रासायनिक परिवर्तन होता है। अगर भौतिक परिवर्तन के बारे में जाने तो आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि जो मिल जाए वो भौतिकी और जो ना मिले वो रासायनिक, ऐसे करके समझे। ये सर के पढ़ाने का भी ये स्टाइल है कि जो मिल जाए वो भौतिकी और जो ना मिले वो रासायनिक। तो जो मिल जाए इन द सेंस कि जो परिवर्तन होने के बाद जो है अपने स्टेज से परिवर्तन होने के बाद फिर वो अपने वापस अपने पूर्व अवस्था में आने की जो है वो आ जाते हैं, पूर्व अवस्था में वो इजिली आ जाते हैं, तो वो आपके भौतिक परिवर्तन हो जाते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल के थ्रू आप समझें कि जैसे आप सिंपली डेली लाइफ में जैसे आप रोटी खाते हो, तो रोटी जो है वो आटा से बनता है, तो फिर रोटी को फिर से हम लोग जो है एक बार आटा से आपने रोटी बना लिया, फिर रोटी को आप वापस जो है आटा में नहीं बदल सकते हो। तो ये आपका जो हो गया वो रासायनिक परिवर्तन हो गया। जो ना मिले वो रासायनिक, जो मिल जाए वो भौतिकी। भौतिक परिवर्तन के बारे में एक अगर एग्जाम्पल देखें आप, तो आपका हो जाता है इसमें बर्फ जो है वो पानी से वापस, जैसे फ्रिज तो हर घर में आपको देखने को मिलता है, जिसके घर में ना भी हो तो इतना सब समझ सबके पास है कि फ्रिज में जो है वो ठंडी होती है, उसमें एक फ्रीजर वाला सेक्शन होता है, उसमें अगर आप पानी को डाल देते हो तो वो आइस क्यूब में 2-3 घंटे बाद वो आइस क्यूब बन जाता है। तो आइस जो है फिर आप वापस उसको फ्रिज से जब बाहर कर लेते हो तो कुछ ही मतलब 2 से 3 मिनट, अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो जस्ट 1 ही मिनट में आपका जो है वो फिर से जो आइस है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो तो वापस से अपने पूर्व स्टेज जो है आपका उसकी जो पूर्व अवस्था थी पानी, उसमें वो आ जाती है। तो यही जो मिल जाए वो भौतिकी है। तो मतलब ये वापस से अपने पूर्व अवस्था में जो है वो आ गई है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल आपका जो है एक आइस हो जाता है। वैसे सेम आपका जो है वाष्प भी यही है कि पानी का वाष्पीकरण जो है वो भी यही अवस्था है कि जब आप जो है इसको बॉयल करते हो वाटर को, तो वाष्पित होता है, और वो वाष्प को जब आप एक क्लोज्ड कह सकते हो कि क्लोज्ड पैक रूम में जब आप उसको वाष्प को जब आप स्टोर करते हो, तो क्लोज पास्ट रूम नहीं कर सकते हैं, पर ये एक तरह से पात्र कह सकते हैं। जब आप उसको स्टोर करते हो तो फिर जो है वो और उसको जब आप ठंडा करते हो, स्टोर करके जब आप उस वाष्प को ठंडा करते हो तो वापस से जो है वो पानी बन जाता है। तो अपने पूर्व अवस्था में जो है वो आ जाती है। तो जो मिल जाए वो भौतिकी और जो ना मिले वो रासायनिक। तो रासायनिक के बारे में भी आपने एग्जाम्पल समझा और भौतिक परिवर्तन के बारे में भी जो आपने एग्जाम्पल समझा। एक चीज़ आपको और इसमें देखने को मिलता है कि ये जो है अस्थाई और अस्थाई परिवर्तन के बारे में, तो कौन इसमें से अस्थाई है कौन अस्थाई है उसके बारे में अगर हम देखें तो अस्थाई परिवर्तन मीन्स जो मिल जाए वो भौतिकी, तो जो वापस आ गया वो क्या हो गया, अस्थाई हो गया। मतलब उसमें अस्थाई परिवर्तन नहीं है। जो वो आइस है वो वापस से फिर अपने पूर्व अवस्था में पानी में फिर से जो है वो चेंज हो जाता है, तो वो जो है अस्थाई परिवर्तन हो गया। तो मीन्स कि भौतिक परिवर्तन जो है वो अस्थाई परिवर्तन है। और अस्थाई परिवर्तन जैसे अपने रोटी के बारे में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, तो रोटी जो है फिर से अपने वापस अवस्था में नहीं आ रहा है, तो वो जो परिवर्तन उसका जो पहली बार में आटा से रोटी में हुआ है उसका क्या है, अस्थाई परिवर्तन है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप दूध से दही बना रहे हो, तो दही फिर वापस से दूध नहीं बन सकता है, तो दही जो है आपका वो क्या हो गया, आपका वो अस्थाई परिवर्तन हो गया। तो ऐसे करके समझ सकते हैं आप कि अस्थाई परिवर्तन जो है एक रासायनिक परिवर्तन है और अस्थाई परिवर्तन जो है एक वो भौतिक परिवर्तन है। फिजिकल चेंजेस जो है वो अस्थाई परिवर्तन है और ये केमिकल चेंजेस जो है वो क्या है, आपके अस्थाई परिवर्तन है। तो इस चीज़ को आप ऐसे करके समझ सकते हो। उसके बाद इसके बारे में और देखें तो क्या डिटेल्स दिया गया है भौतिक परिवर्तन के बारे में। तो यह एक अस्थायी परिवर्तन है। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी जो है पूर्व अवस्था में आ जाता है। तो जो मिल जाए वो भौतिकी, इसको आप रिपीट करें, जो मिल जाए वो भौतिकी, जो ना मिले वो रासायनिक। जो मिल जाए वो भौतिकी, जो ना मिले वो रासायनिक। जो मिल जाए वो भौतिकी, जो ना मिले वो रासायनिक। इस चीज़ को आप बार बार रिपीट करो तो आप इजीली जो है इस चीज़ को इजी वे में समझ लोगे। फिर अगर रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम देखें तो इसमें आपका है यह एक अस्थायी परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन कैसा है, एक अस्थायी परिवर्तन है। मैंने आपको बताया कि दूध से दही का बनना है क्या हो गया, अस्थायी परिवर्तन, क्योंकि दही से वापस मैं दूध में नहीं ला सकती हूँ, तो ये एक अस्थायी परिवर्तन हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। रोटी का आपने देखा, डाइजेशन, जैसे हमने खाना खाया और वो जो खाना है वो डाइजेस्ट
डाइजेस्ट हो चुका है, तो उस डाइजेस्टेड जो खाना है, मटेरियल्स हैं, उस चीज़ को फिर से मैं वापस जो है चावल में नहीं बदल सकती हूँ, फिर से मैं रोटी में नहीं बदल सकती, जो हमने खाया है उस चीज़ में मैं वापस से नहीं बदल सकती, तो वो भी क्या है, एक अस्थायी परिवर्तन है। इट मीन्स टू से कि वो एक रासायनिक परिवर्तन है। तो पुनः जो है इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आता है, पूर्व अवस्था में जो है वो अपनी नहीं आता है। तो ये जो आपका है वो क्या, कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो इसके बारे में जो है कुछ आपने जो है इजीली समझ लिया इसके बारे में। अब कुछ एग्जांपल्स जो है इसके बारे में वो देखिए कि क्या क्या एग्जांपल्स हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स जो है थोड़े से टफ हैं तो लेकिन यूनिक भी हैं, तो आपको जो है नए नए एग्जांपल्स, घिसा पिटा एग्जांपल्स जो है वो हर बुक में आपको देखने को मिलता है। इस बुक की यही खासियत है कि आपको जो है अपडेटेड थोड़ा रखा जाता है, एग्जाम के पैटर्न से अपडेटेड रखा जाता है। तो इसमें जो है आपको थोड़ा सा नए नए टाइप के एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। जैसे आप भौतिक परिवर्तन में देखिए कि CO2 से सूखी बर्फ का बनना, CO2 से जो है सूखी बर्फ का बनना आपका एक भौतिक परिवर्तन के सेक्शन में दिया गया है कि CO2 से सूखी बर्फ का बनना। तो ये जो है CO2 एक गैस है, जिससे जो हम गैस से डायरेक्ट ठोस में आ रहे हैं और ठोस से डायरेक्ट गैस में चेंजेज होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ठोस से डायरेक्ट गैस में जाना, सब्लिमेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। और फिर गैस से जो है डायरेक्ट ठोस में आना, ये जो परिवर्तन आपका है गैस से फिर ठोस में आना, इसको हम लोग बोलते हैं डिपोजिशन। तो ये परिवर्तन के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी आप इसको देखें कि CO2 से सूखी बर्फ में बनना जो है एक भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का पिघलना अलग चीज़ होता है और जलना अलग चीज़ होता है। तो पिघलना अगर रहे मोमबत्ती का तो एक भौतिक परिवर्तन है, उसको मैं वापस से फिर से मोमबत्ती में चेंज कर सकती हूँ, मोमबत्ती बना सकती हूँ। तो मोमबत्ती का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन आपका हो जाएगा। पानी से बर्फ का बनना, ये हम लोगों ने अभी देखा, ये एक भौतिक परिवर्तन है, ये वापस से अपने पूर्वावस्था में आ सकती है। पानी का वाष्प में बनना, ये भी एक भौतिक परिवर्तन है जो अपने पूर्वावस्था में आ सकती है। चीनी या नमक का पानी में मिश्रण, चीनी या नमक का जो है पानी में मिश्रण, तो इस चीज़ को आप लोग समझे कि जैसे आप एक एग्जाम्पल लीजिए, एक बीकर लीजिए और उसमें आप बीकर मत लीजिए, मतलब आपके किचन का कोई जो एक जिसमें आप किसी भी चीज़ को ये बॉईल करते हो, तो एक चीज़ उसमें वाटर डाल के उसमें चीनी और नमक जो भी हो डाल दीजिए और उसके बाद उसको जो है हीट देना शुरू कीजिए। नीचे से जब आप उसमें हीट दोगे तो 100 डिग्री सेल्सियस जैसे ही होता है तो उसका जो है क्वथनांक वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे 100 डिग्री पे वो टेम्परेचर पहुंचेगा तो वो उबलना शुरू हो जाता है और उसके बाद जो है वेपोराइज होना शुरू हो जाएगा। तो उसको तब तक आप उबालते रहो जब तक कि टोटल पानी जो है वेपोराइज ना हो जाए। जब टोटल पानी वेपोराइज हो जाएगा तो लास्ट में जो है उस बर्तन में आपको जो है नीचे में आपको चीनी या नमक जो भी आप मटेरियल्स डाल के रखोगे वो आपको नीचे में दिखेंगे। तो ये जो है पुनः हम जो है चीनी और नमक को जो है पानी में अच्छी तरह से मैंने पहले घोल लिया, उसको विलयन बना लिया और उस विलयन को जब मैंने फिर से वापस से हीट दिया नीचे से तो वो क्या हो गया, वाष्पित पानी जो है वाष्पित हो गया और बाकी जो है चीनी या नमक के जो भी मटेरियल्स उसमें थे वापस से आपको मिल जाते हैं। तो ये आपका एक भौतिक परिवर्तन हो गया। तो आप इस ऐसे समझें। शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन अभी मैंने आपको बताया शुष्क बर्फ जो है सब्लिमेशन कैसे होता है, ऊर्ध्वपातन जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन मतलब ठोस से डायरेक्ट गैस में जो है इसका परिवर्तन हो जाता है। कपूर का जलना, बेसिकली जलना जितना भी होगा वो रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा, बट एक एक्सेप्शन है इसमें कपूर का जलना, क्योंकि कपूर जो है डायरेक्ट ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है। बाकी फिर उसको आप जो है उस वाष्प को जो गैस बनती है उसको जब आप कहीं स्टोर करके ठंडा करते हो तो फिर से आपको जो है कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जो हैं उस पर आपको चिपके हुए मिल जाते हैं। तो ये भी जो है एक भौतिक परिवर्तन है, वापस कपूर आपको मिल सकते हैं। तो कपूर का जलना एक भौतिक परिवर्तन है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, जलना से कंफ्यूज मत होइएगा। कपूर का जलना एक भौतिक परिवर्तन है। रेत का पानी में घुलना, तो रेत का पानी में तो इजी वे में आप समझ सकते हो कि रेत को वापस से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, पानी में घुला हुआ रेत को फिर से वापस से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं पानी को वेपोराइज करके। नेक्स्ट आपका है अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन से बेसिकली आप ये समझें कि अम्लीकृत एक वाटर है, जल है, उसमें वैद्युत अपघटन मीन्स उसमें करंट फ्लो करवाइए तो वो आपस में टूट जाते हो। अब आपस में टूट जाएंगे तो यही आपका अपघटन हो गया। जब आप करंट हटा लेते हो फिर से वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो अम्लीकृत जो जल है उसमें आप करंट फ्लो करो तो आपस में टूट जाते हैं। तो ये आपका हो गया कि एक अवस्था उसका चेंज हो जाता है। अब बाकी जब आप फिर से उसका जो है आप करंट हटाते हो तो फिर से जो है वो अपने वापस जुट जाता है, तो अपने वापस जो है अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है। तो ये गुण इसमें होता है। तो ये जो आपका है वो भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आ जाता है। लास्ट आपका है लोहे का चुंबकीयकरण। तो लोहे का चुंबकीयकरण से आप इजी वे में ऐसे समझो कि जैसे आपके घर में चुंबक बच्चे
जो है खेलते हैं बच्चे चुंबक से, जैसे आप भी हम लोगों ने सबने देखा है चुंबक को, अब हर घर में होती ही है। तो चुंबक को जैसे आप जो कोई भी एक जो लोहा का सब्सटेंस है उसमें सटाते हो तो चिपक जाता है। तो इट मीन्स टू से कि जैसे अपने उस लोहा में उस चुंबक को सटाया तो उस लोहा में भी जो है वो चुंबकीय गुण आ जाते हैं। उस लोहे में आप अदर लोहा को सटाना चाहो कुछ चीज़ को, तो वो क्या होता है तुरंत चिपक जाता है। जैसे आप एक सिक्का कॉइन को सटाते हो उस लोहे में, चुंबक लोहा में चिपका हुआ है, और उस लोहे में जब आप एक कॉइन को चिपकाते हो तो ईजिली चिपक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो है चुंबकीय गुण उस लोहे में आ चुके हैं। और जब आप वापस से चुंबक को हटा देते हो तो उस वो जो लोहा है उसमें चुंबकीय गुण खत्म हो जाता है। तो मैंने इसका मतलब ये हो गया कि वो अपने वापस से जो अपने पूर्व अवस्था में, जैसे वो लोहा था पहले, वो लोहा अपने पूर्व अवस्था में अपने गुण के साथ वापस लौट गया। जैसे ही मैंने उसमें चुंबक चिपकाया तो वो अपने चुंबकीय गुण को, इसके चुंबकीय गुण को उसने धारण कर लिया और अपने चुंबकीय गुण से जो है दूसरे किसी को चिपकाने की क्षमता रखते हैं। जैसे मैंने चुंबक को हटाया तो वापस से अपने जो है लौह गुण वाले में आ जाता है। तो ये आपका जो है भौतिक परिवर्तन है। जो मिल जाए वो भौतिकी, जो ना मिले वो रासायनिक। तो वापस से जो मिल गया ये अस्थायी परिवर्तन है। अस्थायी परिवर्तन नहीं है कि मैंने इसमें एक बार चुंबक सटा दिया और चुंबक को हटा भी दिया तो ये चुंबक की तरह ही वर्क करेगा, ऐसा तो है नहीं। तो इस वजह से ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ऐसे ही सेम जो है आप रासायनिक परिवर्तन के बारे में एग्जाम्पल देखिए, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। तो इसके थ्रू जो है आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में। इसमें देखिए मक्खन का खट्टा होना, तो जो खट्टा हो चुका है मक्खन, दही, वो फिर वापस से जो है दूध नहीं बन सकता है, वापस से जो मीठी दही नहीं बन सकती है। इस चीज़ को आप लोग डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हो। तो ये जो है वापस से जो अपने पूर्व अवस्था में ना आए वो क्या है, आपका रासायनिक परिवर्तन है। ये अस्थायी परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना, जो जितना भी चीज़ होगा बेसिकली जलने का चीज़, वो सारा आपका रासायनिक परिवर्तन में आएगा। एक एक्सेप्शन में आपका कपूर है। अगरबत्ती का जलना, ये सब चीज़ जो जल जाता है तो वापस से अपने पूर्व स्टेजेस में नहीं आ पाते हैं। खाने का पचना, पच जो गया खाना, जो डाइजेस्ट हो चुका है, वापस से जो है जिस चीज़ को मैंने खाया था उस चीज़ को वापस से मैं नहीं पा सकती हूँ। लकड़ी का जलना, बेसिकली कोई भी ईंधन का जलना जो है आपका वो क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत ही आएंगे। एक आपका नया एग्जाम्पल, लोहे में जंग लगना है, ये आपका क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो लोहे में जंग लगने के लिए जो है दो चीज़ों का होना जरूरी है, एक नमी और एक आपका ऑक्सीजन। तो दोनों चीज़ों का रहना अति आवश्यक है। इसमें से कोई भी एक चीज़ अगर एब्सेंस है तो आपका जो है ये जंग लगने की जो प्रक्रिया है वो नहीं हो पाती है। तो इसके लिए दोनों नमी और ऑक्सीजन दोनों का रहना जो है वो बेहद ज़रूरी है, तभी आपका जो है ये जंग की प्रक्रिया होती है। इसके बारे में हम देखेंगे आगे। तो लोहे में जंग लगना जो है क्या है, ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। और ये जो है एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि लोहे में जंग लगने के बाद क्या होता है, वापस से हम लोग उसको फिर पूर्व अवस्था में नहीं ला सकते हैं। धीरे धीरे ये क्या होता है, फिर पहले इसके बाहर जो है वो बढ़ते हैं और फिर धीरे धीरे ये जो है जंग लग के क्षय हो जाता है और धीरे धीरे जो है ये खत्म हो जाता है, सड़ जाता है, ऐसे कह सकते हो। तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है जो एक अस्थायी परिवर्तन है। इसको जो है वापस से पूर्व स्टेज में हम लोग नहीं ला सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट आपका है दूध से दही का बनना। ये इजी एग्जाम्पल है, हर बुक में आपको देखने को मिलती है। तो फिर नेक्स्ट देखिए तो आपका फास्फोरस को केरोसिन तेल में डालना। तो ये वाला जो है आपका और यूनिक एग्जाम्पल है, इससे आपको जो है बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो कुछ जैसे फर्स्ट एक आपका जो तत्व होते हैं, पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने सभी पीरियोडिक टेबल को देखा होगा। तो फर्स्ट एक के जितने भी तत्व होते हैं उसका एक ये है ट्रिक है लीना करो रब से फरियाद। तो है लीना करो रब से फरियाद में आपको जो है हाइड्रोजन हटा देना है और वहाँ के बाद जितने भी तत्व हैं उसको केरोसिन में डाल के रखा जाता है। मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखाऊंगी अभी। पहले आप समझो कि फर्स्ट ए के जितने भी तत्व हैं उसको केरोसिन में डाल के रखा जाता है, क्योंकि वो क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व है, अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। तो उनको ऐसे ही खुले में छोड़ देने पर वो क्या करेंगे, अभिक्रिया करके और जल उठेंगे। जल जाने के बाद क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए उनको क्या किया जाता है, जो किसी ना किसी चीज़ में रखा जाता है। मतलब फर्स्ट ए वाले जितने भी एलिमेंट हैं हाइड्रोजन को छोड़ के उस सारे एलिमेंट को किस चीज़ में रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है। और एक आपका और फास्फोरस है, फास्फोरस को जो है पानी में रखा जाता है। बाकी अगर पानी से उसको हटा दिया जाए, फास्फोरस को आप पानी में डाल दोगे तो क्या करेगा, अभिक्रिया करके जल जाएगा। जल जाने के बाद जो जल जाता है वो क्या हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, वापस से वो अपने पूर्व स्टेजेस में नहीं आ पाता है। तो वही है फास्फोरस को हम लोग क्या करते हैं, पानी में रखते हैं। उसको सुरक्षित रखने के लिए हम लोग कहाँ रखते हैं, पानी में रखते हैं। यहाँ आपको लिखा हुआ फास्फोरस को केरोसिन तेल में डालना। तो जैसे ही हम लोग पानी से हटा के किसी भी अदर चीज़ में रखते हैं, जैसे केरोसिन हो गया या फिर खुली हवा में कहीं भी रखते हैं, तो वो क्या होता है, जल उठता है। तो जल जाने के जैसे हम उसको केरोसिन में डालेंगे तो वो जल जाएगा। जल जाना जो है क्या है, आपका रासायनिक परिवर्तन है। वैसे ही सेम सोडियम को पानी में डालना। सोडियम को हम लोग जो है केरोसिन में रखते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट ए सब्सटेंस है।
तो फर्स्ट ए के जितने भी एलिमेंट हैं उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्सटेंस भी बोल सकते हैं। फर्स्ट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जो केरोसिन में रखते हैं, जैसे केरोसिन से अलग उसको करेंगे। जैसे सोडियम को पानी में यहाँ पे बताया गया कि डालोगे, तो पर जैसे ही सोडियम को पानी में डालेंगे तो यह अभिक्रिया करके क्या करेगी, वापस से जल उठेगी और जल के ये खत्म हो जाएगी। तो फिर सोडियम जो है रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आ जाएगा। प्लेटिनम तार का जलना, प्लेटिनम तार का जलना बेसिकली जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, इस चीज से आप समझें। पदार्थों का किण्वन, किण्वन जो है वर्ड है उसका बेसिकली जो मीनिंग होता है वो सड़ना होता है। तो कोई भी चीज अगर सड़ जाता है तो वापस से वो पूर्व अवस्था में नहीं आ सकता है। जैसे आप सब्जी ले सकते हो एग्जाम्पल में, डेली लाइफ में कोई भी वेजिटेबल्स हैं जो भी आप डेली लाइफ में खाते हो, डेली यूजेज में, अगर वो सड़ जाता है तो वापस से उसको पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। तो यह क्या है, एक अस्थायी परिवर्तन है। तो सब पदार्थों का किण्वन जो है सड़ना, वो एक अस्थायी परिवर्तन है। तो इतने सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपने देखा। आई होप कि आपका जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में। नए नए एग्जाम्पल्स आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले हैं। अब जो हम लोग थोड़ा पीरियोडिक टेबल को देख लेंगे कि पीरियोडिक टेबल्स के थ्रू जो है आपको फर्स्ट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से एलिमेंट जो है वो फर्स्ट ए के अंतर्गत आते हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ा लोहे में जंग लगना के बारे में देख लें कि क्या है लोहे में जंग लगने की जो प्रक्रिया है वो क्या है। तो लोहे में जंग लगने की जो एक प्रक्रिया है वो रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि ये क्या है, अस्थायी परिवर्तन है। यह एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके लिए जो है इसका जो सूत्र होता है Fe+O2 + H2O। तो ये जो है Fe+O2 या Fe जो है लोहा, वो बेसिकली ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति में, नमी की उपस्थिति में ही जो है जंग लगने का काम होता है और फेरस ऑक्साइड बन जाता है। तो Fe2O3। तो यही जो है आपका जब क्या कहते हैं, जब Fe ऑक्सीजन और जल के साथ जो है अभिक्रिया करता है तभी जो है ये अपना जंग लगने की प्रक्रिया जो है पूरी होती है, फेरस ऑक्साइड बनता है। दोनों का रहना जो है वो अति आवश्यक है। मैंने आपको पहले ही बताया, एक के एब्सेंस में, जैसे मान लीजिए अगर H2O नहीं है, ओनली ऑक्सीजन है, तो ओनली ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जो है लोहे में जंग नहीं लगेगा। उसके लिए जल का रहना भी उतना ही जरूरी है जितना कि ऑक्सीजन का रहना। तो ये आप एक याद रखिएगा ये इन्फॉर्मेशन। आगे आपका है कि लोहे का पर जंग जो है ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में लगता है, ये हमने देख लिया। लोहे पर जंग लगने से जो उसका भार बढ़ जाता है, और एनसीईआरटी में का ये क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखें कि लोहे में जंग लगने से अगर ऑप्शन आपका है सिर्फ भार बढ़ जाता है, घट जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग देखिएगा। लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन है कि पहले बढ़ जाता है और फिर धीरे धीरे घट जाता है, तो उस ऑप्शन को आप जरूर लगाएं, क्योंकि जंग लगने पर जो है कुछ दिनों के लिए जो भार बढ़ जाता है, बट धीरे धीरे जब वो क्षय होने लगता है तो वो फिर से उसका भार जो है वो घट जाता है। तो पहले बढ़ जाता है और फिर धीरे धीरे घट जाता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखें कि लोहे में जब जंग लगता है तो पहले उसका भार बढ़ता है और फिर धीरे धीरे जो है उसका भार घट जाता है। आगे देखिए क्या है कि लोहे पर जंग लगने से जो उसकी आयु घट जाती है। तो इस बात से आप अवेयर हैं कि आयु ऑब्वियस सी बात है घट जाएगी जैसे ही जंग लगेगा उस पर। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए जो उस पर जस्ते का लेपन किया जाता है, किसका लेपन किया जाता है, जस्ते का लेपन किया जाता है। और यह प्रक्रिया जो है जस्तीकरण कहलाती है। गैल्वेनाइजेशन भी कहीं पे लिखा रहेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, जस्तीकरण को ही गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। तो जस्ते लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जो है एक व्हाइट कोटेड जो है वो किया जाता है। तो वही जो व्हाइट कोटेड रहता है वो क्या रहता है आपका, ये जस्तीकरण रहता है, जस्ते का लेपन रहता है। तो आपका लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते का परत जो है उस पर चढ़ाया जाता है, व्हाइट कोटेड किया जाता है। ये कहीं कहीं पे जो आपको कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं कि मतलब जस्ते का जो है लोहे पर जो है जस्ते का कोटेड किया जाता है, व्हाइट कोटेड है, वो जिंक की सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो कंफ्यूज मत होना है, जिंक की सुरक्षा के लिए ना की जाती है, लोहे की सुरक्षा के लिए जो है उस पर जिंक के कोटेड चढ़ाए जाते हैं, जस्तीकरण किया जाता है, गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आप लोग जो जितने भी सरकारी कार्यक्रम चलते हैं तो आप देखते होंगे कि लकड़ी पे जो है पेड़ पौधे पर जो है व्हाइट जो है बहुत दूर ऊंचाई तक जो है पेंट किया हुआ रहता है। हम लोग जैसे दिवाली के समय में जो हम लोगों के जो है पेड़ में भी जो हम लोगों के आसपास भी देखने को मिलते, जरूरी नहीं है सरकारी पेड़ हैं वही, निजी आदमी के भी किसी के भी हैं, तो आप लोग देखते होंगे कि उस पर जो है व्हाइट कोटेड रहते हैं। तो उसमें जो है किस चीज़ का बेसिकली किया जाता है, जिंक क्लोराइड का जो है लेपन किया जाता है, जिससे जो है कीड़े मकोड़े सो मर जाते हैं जितने भी लगे हुए रहते हैं। और उसकी सुरक्षा के लिए जो है पेड़ पौधे में जिंक क्लोराइड के जो है वो लेपन किए जाते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, जिंक क्लोराइड का लेपन लकड़ी पर क्यों किए जाते हैं, कीड़े मकोड़े से उसकी सुरक्षा के लिए। एक आपका है जस्ते की कमी से धान में खैरा रोग होता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आते हैं कि जस्ते के धान में खैरा रोग किसी कमी से होता है। तो जस्ते की कमी से जो है धान में खैरा रोग होते हैं।
एक आपका जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि हम लोग जो जिंक के बर्तन में खाना बेहतर है या टीन के बर्तन में। तो जिंक के बर्तन में हम लोग कभी नहीं खा सकते, क्योंकि जिंक जो है आपका, जिंक जो है वो आपका टीन से अधिक क्रियाशील है। तो जो अधिक क्रियाशील है वो तुरंत क्या करेगा, अभिक्रिया कर लेगा। तो इसलिए जिंक में खाना जो है अनसेफ है। हम लोग टीन के बर्तन में बिल्कुल खाते ही हैं। टीन में जो है बहुत खाने के सामान जो है वो पैक्ड होके आते हैं। जैसे आप ये ले सकते हो, गुलाब जामुन जो है वो टीन के बने हुए रहते हैं। वो टीन जैसे मेटेलिक सब्सटेंस के ही बने रहते हैं, जिसमें गुलाब जामुन आते हैं, गुलाब जामुन का डब्बा। जैसे आप ये तेल जो होता है ऑयल, सरसों का तेल वगैरह जो है वो भी टीन में ही आते हैं। तो टीन में जो है बेसिकली जो है वो सेफली हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो कम अभिक्रियाशील है। बाकी जिंक में जो है अनसेफ है। हम लोग जिंक की तुलना में जो है जिंक जो टीन की तुलना में जो है जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए खाने के बर्तन जो है वो टीन के बनाए जाते हैं, न कि जिंक के। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो आप लोग क्या लगाएंगे उसमें, टीन लगाना है, जिंक नहीं लगाना है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा, लोहे के जंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग जो है रासायनिक संगठन के बारे में पढ़ेंगे कि रासायनिक संगठन के आधार पर जो है आपको द्रव्य को जो है, द्रव्य बेसिकली पदार्थ को कहते हैं, द्रव्य को जो है 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि शुद्ध रासायनिक, हम लोगों ने पढ़ा था कि रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत जो है तत्वों का, रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत जो है शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ में पदार्थ को बांटा गया है। और उसी शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत जो है तत्व और यौगिक आते हैं, अभी हम लोगों ने जस्ट देखा है। और अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत जो है वो कौन आते हैं, आपके मिश्रण आते हैं। तो तत्व बेसिकली किसको कहते हैं, जिसका अकेले सूत्र हो, जो अकेले सूत्र में है वो तत्व कहलाता है। अभी मैं आपको पीरियोडिक टेबल में दिखाऊंगी। और यौगिक जो है वो कौन है, जो किसी के साथ सूत्र में होते हैं। किसी के साथ मीन्स जैसे H2O जैसे आप देखते हैं H2O, तो इसमें आपको किसी के साथ सूत्र में दिख रहे हैं, एक H है और एक O है, 2 एलिमेंट आपको दिख रहे हैं। तो दोनों मिलके क्या बनाया गया है, यौगिक को बनाया गया। जैसे CO2, तो किसी के साथ जो सूत्र में है वो बेसिकली ऐसे समझिए, किसी के साथ जो सूत्र में है वो यौगिक है, और जो अकेले हैं वो क्या है, आपके तत्व हैं। तत्व में जैसे आप ले लीजिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये क्या है, अकेले आपको दिख रहे हैं एलिमेंट। फ्लोरीन, जो भी है ये अकेले दिख रहे हैं आपको। तो ये जो भी अकेले दिख रहे हैं वो क्या है, अकेले सूत्र में है, वो आपके तत्व कहलाते हैं। जो किसी के साथ में है वो आपके क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। जरूरी नहीं है अलग अलग एलिमेंट ही हो यौगिक के लिए। जैसे N2 आपका क्या है, 2 N है, तो ये क्या है, किसी के साथ है, N के साथ ही है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। ऐसा नहीं कि N2 है तो ये तत्व की श्रेणी में आप रखिएगा। N2 एक क्या है, नाइट्रोजन गैस है, और नाइट्रोजन गैस एक क्या है, यौगिक है। आपको जहां भी एक से ज्यादा एलिमेंट्स दिख रहे हैं एक साथ, तो मीन्स वो क्या है, आपका यौगिक है। इस चीज से आप जो है बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि अकेला तत्व है, सॉरी सेम एलिमेंट है, चाहे वो 2 है 3 है ग्रुपिंग में है, तो वो तत्व की श्रेणी में आएगा। नो, बिल्कुल नहीं, वो आपके यौगिक की श्रेणी में आएंगे। जब आपको जहां भी अकेले तत्व दिखे, तो अकेला एलिमेंट दिखे, तो वही एलिमेंट की श्रेणी में आता है। इतना चीज आपका हो गया क्लियर। तीसरा आपका है मिश्रण। तो मिश्रण का जो है कोई सूत्र नहीं होता है। मिश्रण जो है वो अशुद्ध पदार्थों का बना होता है, और अशुद्ध पदार्थ का जो कोई सूत्र नहीं होता है, क्योंकि ये निश्चित जो है अनुपात में नहीं बनाए जाते। तो इसका कोई जो है वो सूत्र नहीं होता है। यही इसका मेन रीजन है कि सूत्र ना होने का, क्योंकि इसमें जो है निश्चित अनुपात में कुछ भी नहीं बना होता। जैसे शरबत में कहीं भी आपको जो है कभी ज़्यादा चीनी, कहीं अगर जैसे आप 1 गिलास शरबत बनाओ मान लो, तो 1 गिलास शरबत बनाने में कहीं आपको ज़्यादा चीनी पीते हो तो लग जाता है, कहीं पे कम लग जाता है। मतलब कहने का मतलब कि निश्चित अनुपात में नहीं रहते हैं। पता नहीं है कि कितना मैंने चीनी डाला है, उसका कोई 1 चम्मच चीनी का कोई फॉर्मूला नहीं है। 1 चम्मच चीनी में कितना, उसका क्या फॉर्मूला दे, वो कोई फॉर्मूला नहीं है। तो मतलब जिसका सूत्र ना हो, फॉर्मूला ना हो, वो आपका क्या आ जाएगा, मिक्सचर की श्रेणी में आ जाता है। तो ऐसे जितने भी आपको मटेरियल्स दिखेंगे जिसका कोई फॉर्मूला ना हो, उसको हम लोग किस श्रेणी में रखने वाले हैं, मिश्रण की श्रेणी में रखने वाले। जो किसी के साथ हो वो यौगिक की श्रेणी में आएगा, जो अकेला हो वो तत्व की श्रेणी में आएगा। तो इतना आप लोगों का क्लियर हो गया। आइए अब हम लोग थोड़ा पीरियोडिक टेबल को देख लेते हैं। ये आपका पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल को आप सभी ने देख रखा होगा, केमिस्ट्री में 9th-10th में ही देख रखा होगा। तो यही आपका पीरियोडिक टेबल है। अभी मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट डे के जो भी सब्सटेंस हैं उसको केरोसिन में डाल के रखा जाता है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। तो ये जो है आपके वो फर्स्ट डे के सब्सटेंस हैं। ये जो फर्स्ट लाइन में आपको दिख रहा है, एक सेकेंड, जो आपको फर्स्ट लाइन में दिख रहा है, ये सारे जो सब्सटेंस हैं वो आपके क्या हैं, फर्स्ट डे के जितने ये सारे एलिमेंट्स हैं, इसमें एक्सेप्ट हाइड्रोजन को अगर छोड़ दिया जाए, तो जितने भी आपको सब एलिमेंट्स दिख रहे हैं वो सारे आपके क्या हैं,
अधिक अभिक्रियाशील एलिमेंट्स हैं और इसको क्या किस चीज़ में रखा जाता है, केरोसिन में डाल के रखा जाता है ताकि ये अभिक्रिया ना करे किसी से। बाकी अगर केरोसिन से आपको आप अगर जैसे ही इसको बाहर निकालते हो तो किसी से अभिक्रिया करके किसी भी गैस से या किसी भी से चीज़ से अभिक्रिया करके ये क्या करेगा, किसी भी सब्सटेंस से, जरूरी नहीं है गैस से, किसी भी सब्सटेंस से अभिक्रिया करके जल उठेगा। और जैसे ही ऑब्वियस सी बात है जलने में जो है बर्निंग में हेल्प हमारा जो है ऑक्सीजन ही करता है, तो सबसे पहले ऑक्सीजन से ही अभिक्रिया करेगा और ऑक्सीजन से ही अभिक्रिया करके तुरंत से जल उठेगा। और जो जलना एक है रासायनिक परिवर्तन है, अभी आपने पढ़ा था, तो यही आपके फर्स्ट एक सब्सटेंस है जिसमें हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, सब्सटेंस आपको दिख रहे हैं, वो सारे क्या हैं, ये केरोसिन में डाल के रखे जाते हैं। और एक आपको मैंने बताया था फास्फोरस के बारे में कि फास्फोरस जो है वो आपका कहाँ रखा जाता है, तो फास्फोरस जो है आपका वो पानी के अंदर रखा जाता है ताकि वो अभिक्रिया ना करे। तो फास्फोरस एक पानी के अंदर रखा जाता है और फर्स्ट एक जितने भी सब्सटेंस है उसको किस चीज़ में रखा जाता है, ये केरोसिन में रखा जाता है। अब आपको जो है तत्वों के वर्गीकरण के बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो तत्वों के वर्गीकरण के बारे में जो 3 वर्गीकरण होता है, धातु, अधातु और उपधातु, जिसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो पीरियोडिक टेबल में समझिए कि धातु के कौन से हैं, अधातु कौन से हैं और उपधातु कौन से हैं। तो बेसिकली अगर हाइड्रोजन को छोड़ दें तो इधर यहाँ से लेके यहाँ तक के जितने भी आपको सब्सटेंस दिख रहे हैं, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं एलिमेंट्स, ये सारे आपके क्या हैं, धातु हैं। ये सारे आपके कौन क्या हैं, धातु हैं। ये सारे आपके धातु वाले हो गए। फिर ये जो ग्रीन कलर का है, ये ग्रीन में जो आपको दिख रहे हैं, ग्रीन में जो आपको दिख रहे हैं यहाँ तक, ग्रीन में जो सिर्फ ग्रीन में दिख रहे हो, ये ग्रीन वाले जो सब्सटेंस हैं आपके अधातु हैं, सॉरी उपधातु हैं, ये आपके उपधातु हैं। और ये जो ब्लूइश कलर का आपको दिख रहा है, ब्लूइश में और इस कलर में, ये सारे आपके हैं अधातु, ये आपके अधातु हैं। और सबसे लास्ट वाला जो सेक्शन आपका दिख रहा है, ये आपका जो सबसे लास्ट का सेक्शन दिख रहा है, ये आपका अक्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस, इंग्लिश में इसको इनर्ट गैसेस कहते हैं, शून्य गैसेस भी इसी को कहते हैं, जो मतलब किसी से अभिक्रिया ना करे। तो आप लोगों ने समझ लिया, ये सेक्शन आपका धातु का हो गया। ये आपका बीच वाला जो सेक्शन है ये आपका उपधातु का हो गया। उसके बाद ये जो आपका है वो अधातु का हो गया, जिसे नॉन मेटल कहते हैं, उपधातु जिसे मेटलॉइड कहते हैं, धातु जिसे मेटल कहते हैं। और सबसे लास्ट में जो सेक्शन आपको दिख रहा है, ये आपका किस चीज़ का है, अक्रिय गैस का है, जिसको निष्क्रिय गैस भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको इनर्ट गैस कहते हैं। एक आपका जो ये हाइड्रोजन बच जा रहा है, ये आपका भी, और ये भी आपका क्या है, अधातु है, जो यहाँ इस फैमिली का है, ये इस फैमिली का है, और यहाँ से उठ के ये यहाँ आ गया है। तो ये आपका जो है इधर सारे जितने भी हैं धातु हैं, आप लोग आपने समझ लिया, ये सारे धातु हैं। आगे हम लोग वैसे पीरियोडिक टेबल के बारे में डिटेल पढ़ने वाले हैं। बाकी अभी थोड़ा सा आप तत्व यौगिक और मिश्रण जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें अभी हम लोग जो है तत्वों का वर्गीकरण देखेंगे। तो तत्वों का वर्गीकरण में धातु किसको कहते हैं आपने देख लिया। धातु का जो ये जितने भी इधर के जितने भी एलिमेंट्स धातु हैं, बीच वाले आपके उपधातु हैं। फिर से एक बार देखिए कि धातु के आपके कौन कौन से हैं। धातु का आप ध्यान से देखिए, धातु के आपके जो है ये येलोइश में जहाँ तक हैं, ये आपके क्या हैं, धातु में हैं। ये सारे आपके क्या हैं, धातु हैं। ये आपके धातु हैं, मेटल हैं। फिर आपके जो ये ग्रीन वाले जितने भी हैं, ये ग्रीन वाले किए हुए हैं, ये वाले ग्रीन वाले, ये आपके क्या है, उपधातु हैं। ये आपके उपधातु हैं, मेटलॉइड हैं, उपधातु हैं। उपधातु में लिख देती हूँ, ये आपके उपधातु हैं। और ये जो है आपके बाकी जो इधर का बच रहा है आपका ये आपके अधातु हैं, नॉन मेटल हैं, NM लिख देती हूँ मैं, ये नॉन मेटल है। और लास्ट का सेक्शन जो आपका दिखा वो क्या है, आपके अक्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस है, इनर्ट गैसेस है। बेसिकली अगर धातु को पहचानने के लिए जो है मेटल, इसको कैसे पहचानेंगे हम लोग। तो धातु में जो है इसका थोड़ा सा आप एक ऐसे ट्रिक के थ्रू याद रख सकते हैं कि जितने भी मेटल्स होते हैं उसमें M लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, M। जैसे आपको देखिए सोडियम, लास्ट में आपको M दिखा, मैग्नीशियम M दिखा, कैल्शियम M दिखा, तो टाइटेनियम M दिखा, वेनेडियम M दिखा, क्रोमियम M दिखा। तो मैग्नीशियम ये मैग्नीज है, ये मैग्नीज मतलब कुछ इसके जो है एक्सेप्शंस है, जैसे मैग्नीज हो गया, लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया। तो ये सब जो है वो इसके एक्सेप्शन है, कुछ ही एक्सेप्शन है। जैसे आपके बाकी जितने भी M लगे वो लिथियम हो गया आपका, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रांसियम हो गया। तो ये जितने भी हैं ये क्या है, जिसमें M लगे होते हैं वो सारे कितने वो क्या होते हैं, मेटल होते हैं। और एक्सेप्शन में क्या है आपका, कॉपर है, सोना आपका हो गया Au, Ag आपका सिल्वर हो गया, लोहा Fe, कोबाल्ट CO, Ni निकेल, मैग्नीज के बारे में अभी आपने देखा, तो जिंक, ये सारे क्या है आपके
ये सारे जो हैं आपके वो भी एक्सेप्शन में हैं, जो कुछ ही हैं जो जिसको आप याद कर सकते हो, लर्न कर सकते हो इजीली, ये सारे हैं। और बाकी जो एम लगे हुए जितने भी हैं वो सारे आपके मेटल के अंतर्गत आएंगे। अगर मेटलॉइड का देखें, उपधातु का अगर देखें तो ये 7 ही हैं, तो इसको आप आसानी से लर्न कर सकते हो। बार बार बोलो मेरे साथ, तो आप इसको ईजिली लर्न कर लोगे। मैं रिपीट कर रही हूँ। इसका जो होता है बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिन और पोलेनियम। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिन, पोलेनियम। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुमिन और पोलेनियम। 3 बार मैंने बोला, 2 बार मैं और बोल रही हूँ। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुमिन और पोलेनियम। तो इतने जो हैं वो टेलुमिन और पोलेनियम, तो इतने जो है आपके 7 टोटल जो है ये उपधातु हैं। इसको आप लर्न कर लो इजीली, तो आप आसानी से कहीं भी पहचान लोगे। उसके बाद ये जो है आपके उपधातु के अधातु के सेक्शन है। अधातु में भी कुछ जो ज़्यादा यूजेज के हैं उसको याद रखिए, जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, सल्फर हो गया। ये सब जो है आपके वो ज़्यादा यूजेज में आने वाले हैं, तो इसको आप लोग याद रखें। और ये जो आपके इनर्ट गैसेस का सेक्शन है ये आपका देख लें, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। ये जो आपके हैं वो क्या है, इनर्ट गैसेस हैं। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन जो आपके हैं वो इनर्ट गैसेस हैं, जो किसी से भी अभिक्रिया नहीं करते। और एक आपका हाइड्रोजन भी जो है क्या है, अधातु है। और इसके बारे में जो है ये भी जो है आपके, ये जो आपको नीचे में 2 लाइंस दिख रही हैं ये भी आपके धातु ही हैं, जो बेसिकली यहाँ ये और ये सेक्शन में आते हैं। तो यहाँ से मैंने आपको बताया कि ये सारे जो है धातु के सेक्शन हैं। तो ये भी जो है नीचे में जो भी दो लाइंस हैं वो भी जो है वो धातु ही हैं। तो आगे जब हम लोग पीरियोडिक टेबल डिटेल में पढ़ेंगे तब इसके बारे में जानेंगे। तो आइए अब हम लोग जो है तत्वों का वर्गीकरण हम लोगों ने देख लिया। तत्व का वर्गीकरण, धातु, अधातु, उपधातु, इनर्ट गैसेस सबको आपने पहचान लिया। अब आइए आगे का देखें कि क्या क्या इन डिटेल्स में इसके बारे में पढ़ना है। यहाँ हम लोगों ने यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था वर्गीकरण का रासायनिक संगठन के आधार पर जो है द्रव्य का मुख्य 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। तो ये हमने पढ़ा था कि तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो इसी में अब हम लोग जो है तत्व के बारे में देखने वाले हैं। शुद्ध पदार्थ को जो है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक तत्व और एक यौगिक। शुद्ध पदार्थ जो है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, पहला तत्व आपका होता है, दूसरा यौगिक। और अशुद्ध पदार्थ में जो है आपका मिश्रण आ जाएगा। तो आइए तत्व के बारे में, एलिमेंट के बारे में देखें क्या क्या है। तत्व जो है वो अशुद्ध पदार्थ है जिसे तोड़कर या किसी अन्य पदार्थ या तोड़कर भी और जोड़कर भी किसी अन्य पदार्थ में परिणत नहीं किया जा सकता। जैसे आपका लोहा ले लीजिए, लोहा को आप तोड़ दो फिर भी वो लोहा ही है। उसमें लोहा में आप चुंबक ऐड कर रहे हो तो चुंबकीय हो जा रहा है, फिर चुंबक हटा दे रहे हो फिर भी वो लोहा ही है। तो मतलब किसी के ऐड करने से ऐसे समझ सकते हो कि जैसे वो पूरा चुंबक नहीं बन जा रहा है। जैसे लोहा में चुंबक का ही अगर एग्जांपल लो तो लोहा में चुंबक ऐड कर रहे हो आप तो चुंबक नहीं बन जा रहा है टोटली, चुंबक को हटाते हुए अपना पूर्व अवस्था में आ जा रहा है, भौतिक परिवर्तन जो है वो कर रहा है। तो मतलब जो किसी को ऐड करने से, लोहा में एक पेन को सटा रहे हो तो मतलब पेन जो है और पेन नहीं बन सकता है लोहा, मतलब ना तोड़ कर ना जोड़ कर, ऐसे समझो सीधे, ना तत्व को तोड़ के ना जोड़ के किसी जो है नए सब्सटेंस में नहीं परिणत किया जा सकता है। तो वह क्या कहलाता है, हमारा तत्व कहलाता है। तत्व जो है वो शुद्ध पदार्थ है जिसे तोड़कर या जोड़कर किसी अन्य पदार्थ में परिणत नहीं किया जा सकता है। तत्व के सूक्ष्मतम कणों को जो है परमाणु कहते हैं। मैंने आपको कल की क्लासेस में बताया था कि तत्व का सूक्ष्मतम कण जो है वो परमाणु है और यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो है वो अणु है। अभी तक अगर देखें तो टोटल जो है 118 तत्व ज्ञात तत्व हैं, जिसमें से 92 जो है प्रकृति में पाए जाते हैं। अगर खोजा गया अंतिम तत्व देखें तो अनुसेप्टियम है। खोजा गया अंतिम तत्व कौन सा है, अनुसेप्टियम। अभी हमने वर्गीकरण देखा पीरियोडिक टेबल में, तत्वों का वर्गीकरण किसमें है, धातु, अधातु और उपधातु में। हमने देखा पूरा पीरियोडिक टेबल में कि कौन से धातु थे, कौन से अधातु थे और कौन से उपधातु थे। तो हम धातु में जो जिसमें मैंने आपको बताया कि जिसमें मौ लगा हो वो आपका जो है धातु की श्रेणी में आएगा। और भी कुछ एक्सेप्शन में भी थे, जैसे आपके सीयू हो गया, कॉपर हो गया, फिर चांदी हो गया, सोना हो गया, एजी, एयू, फिर लोहा, एफई,
कोबाल्ट, CO, निकेल, जिंक, मैग्नीज, ये सारे क्या थे, एक्सेप्शन में थे, जिसमें एम नहीं लगे हुए हैं। तो मैग्नीज में भी आप देख सकते हैं एम लगा हुआ है। तो लास्ट में जिसमें मैग्नीशियम, सोडियम, लिथियम, ये सारे जिसमें जो मॉल लगे हुए हैं वो सारे धातु हैं। और ये जो एक्सेप्शंस वाले हैं वो मैंने आपको बता दिया। और धातु हैं, और धातु में भी जो बहुत सारे थे जिसमें आप कुछ को लर्न कर सकते हो जो ज़्यादा यूजेज में आते हैं, जैसे आपका कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर, ये सारे क्या है आपके अधातु हैं। उपधातु में जो है वो अपधातु का मैंने अभी आपको लर्न करवाया 4-5 बार बोल के कि बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूमरीन, पोलेनियम। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूमरीन और पोलिनियम। तो ये जो है आपके वो क्या है, उपधातु हैं, जिसको आप लोग लर्न कर सकते हैं। फिर आप तो एक आपका है कि भूपोपट्टी पर तत्वों का क्रम। तो भूपोपट्टी पर जो है जो तत्व पाए जाते हैं, तो इसमें जो है तत्वों का बढ़ते क्रम में आप देख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा है जो भूपोपट्टी पे हो क्या पाए जाते हैं, ऑक्सीजन पाए जाते हैं, उसके बाद सिलिकॉन पाए जाते हैं, फिर एल्युमिनियम, फिर लोहा। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, OSIALFE, OSIALFE, OSIALFE। सबसे ज़्यादा भूपोपट्टी पर आपका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि सबसे ज़्यादा भूपोपट्टी पर पाए जाने वाला तत्व तो ऑक्सीजन होगा। दूसरा सबसे ज़्यादा भूपोपट्टी पर पाए जाने वाला तत्व सिलिकॉन होगा। फिर इसका भी वर्गीकरण है, अभी आपने देखा कि अधातु के श्रेणी में जो है ऑक्सीजन आते हैं, सिलिकॉन जो है उपधातु के श्रेणी में आते हैं। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक मैंने अभी आपको बताया था। तो बोरोन, सिलिकॉन, तो सिलिकॉन जो आपका उपधातु आता है। तो भूपोपट्टी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला अधातु तो आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। भूपोपट्टी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला उपधातु तो सिलिकॉन हो जाएगा। और अगर जहाँ पे रहे कि भूपोपट्टी पर पाए जाने वाला सबसे अधिक धातु तो इसमें आपका एल्युमिनियम हो जाएगा। सबसे अधिक भूपोपट्टी पर पाए जाने वाला धातु एल्युमिनियम, सबसे अधिक भूपोपट्टी पर पाए जाने वाला उपधातु सिलिकॉन, सबसे अधिक भूपोपट्टी पर पाए जाने वाला अधातु ऑक्सीजन। तो ऐसे आपको लर्न करना है। भूपोपट्टी पर धातुओं का क्रम आपका दिया गया। भूपोपट्टी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु एल्युमिनियम, फिर आपका लोहा हो जाएगा, फिर कैल्शियम, सोडियम, ऐसे ही सबका जो है ये विभाजन किया गया है। सबसे अधिक भूपोपट्टी पर पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, सबसे अधिक भूपोपट्टी पर पाए जाने वाला दूसरा तत्व आपका जो है सिलिकॉन हो जाएगा। तो तत्व में सारे आ जाएंगे, धातु, अधातु, उपधातु। और जब वर्गीकृत करके पूछे कि सबसे ज्यादा धातु कौन सा पाया जाएगा भूपोपट्टी पे तो एल्युमिनियम, सबसे ज्यादा उपधातु कौन सा तो सिलिकॉन, सबसे ज्यादा अधातु कौन सा तो ऑक्सीजन। इसको कैसे याद रखना है, तत्वों का क्रम भूपोपट्टी पर OSIALFE, OSIALFE ऐसे करके आपको याद रखना है। फिर देखिए मानव शरीर में अगर तत्वों का क्रम देखें तो मानव शरीर में तत्वों का क्रम जो है OCHNCA, OCHNCA, OCHNCA ऐसे लर्न कीजिए, OCHNCA, OCHNCA। तो सबसे ज्यादा जो है मानव शरीर में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, सबसे अधिक दूसरा पाया जाने वाला तत्व आपका क्या है कार्बन। और अगर वर्गीकृत करके देखें तो सबसे अधिक मानव शरीर में पाए जाने वाला अधातु ऑक्सीजन, दूसरा सबसे अधिक पाए जाने वाला अधातु कार्बन, और मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु कैल्शियम। कौन सा कैल्शियम। मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु कैल्शियम, मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला अधातु ऑक्सीजन, ऐसे लर्न कीजिए। फिर आपका लास्ट है कि जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो सबसे कम मात्रा में ना के बराबर, ना नहीं मैं बोल रही हूँ, ना के बराबर पाए जाने वाला जो तत्व आपका क्या है मैग्नीज है। ना के बराबर और ना में अंतर है, ना मतलब बिल्कुल नहीं, ना के बराबर मतलब थोड़े से मात्रा जो है मैग्नीज का पाया जाता है। तो जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व मैग्नीज। मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्वों का क्रम OCHNCA, मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्वों का क्रम OCHNCA। भूपोपट्टी पर पाए जाने वाले तत्वों का क्रम OSIALFE, OSIALFE। भूपोपट्टी पर पाए जाने धातुओं का क्रम ALFE, तो आप ऐसे करके लर्न कर सकते हो। दूसरा कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है पढ़ाई का, तो ऐसे करके पढ़ना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। केरोसिन में फर्स्ट डे को डुबो के रखते हैं, ये आपने देख लिया, क्योंकि उसको सुरक्षित रखने के लिए उसको केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। जैसे ही आप उसको बाहर निकालोगे, किसी भी सब्सटेंस में उसको डालोगे, किसी भी चीज़ में आप उसको डालोगे, वो क्या करेगा अभिक्रिया करके तुरंत वो जल उठेगा। और ये जो जैसे वो जलेगा तो जलना एक आपका रासायनिक परिवर्तन है। फास्फोरस को हम लोग पानी में डाल के रखते हैं सुरक्षित रखने के लिए, पानी से जैसे आप उसको बाहर करते हो वो जल उठेगा, और जलना एक आपका रासायनिक परिवर्तन है। तो आप आज के लिए बस इतना ही। आगे जो है आगे के सेशन में जो है जो आएगी थर्ड वीडियो, उसमें हम लोग देखेंगे। तो ये सेक्शन जो आपका है छोटी छोटी मगर मोटी बातों वाली चल रही है। काफ़ी यूजफुल जो है इसमें कंटेंट है, मतलब पढ़ के जो है मतलब दिल खुश हो जाता है। इतने सारे कंटेंट हैं और इतने ज़्यादा यूजफुल वाले कंटेंट हैं कि मतलब क्या ही बताया जाए। तो आप लोग भी आई होप जो है काफ़ी ज़्यादा
ये संतुष्ट हुए होंगे, इसको सेटिस्फैक्शन काफ़ी ज़्यादा मिला होगा आपको इस कंटेंट को देख के। तो मैं जो है इस बुक को कंप्लीट ज़रूर करवाऊंगी, मतलब ये मेरा प्रॉमिस रहा आप लोगों को। और जो है लुसेंट की सीरीज भी जो है पैरेलली चलेगी, तो लुसेंट जो है वो भी वीडियोज जो है बैक टू बैक आते रहेंगे। और ये बुक भी जो है, दोनों बुक को जो है इस बार मैंने कंप्लीट करने का सोचा है। तो आप लोग ज़रूर जो है सेशन में बने रहे लास्ट तक, और जो है जितने भी यूजफुल कंटेंट है उसका लाभ उठाएं। काफ़ी आपके लिए जो है हेल्पफुल रहेगा। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपको भी ऑब्वियस सी बात है, पढ़ाई कर रहे हो तो आप लोग को भी आइडिया होगा ही। तो इस बुक को कर लेने के बाद जो है साइंस के क्वेश्चंस सारे बन जाएंगे, जितने भी हैं वो सारे बन जाएंगे। मतलब आप श्योर शॉर्ट रहो, बट इसको जो है निरंतर पढ़ना है और रिवीजन करना है, और इसका तो कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। बाकी लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।